Hello students, this is your first lecture of chapter Gravitation, class 9th. In this chapter, we discuss a natural phenomena known as gravitation. होता क्या है इसमें, हम जानते हैं जो अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसी सब्सटेंस को अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो भी क्या होता है, वो नीचे ही गिरता है। अप टू एक एक्सटेंट तक जाता है, उसके बाद वो नीचे ही आता है। यानी कोई फोर्स है जो उस सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करके अर्थ सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फेनोमेना को नाम हमने दिया क्या? ग्रेविटेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम समझते हैं क्या, एक लॉ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इस लॉ में मान लेते हैं यूनिवर्स में दो सब्सटेंस हैं या दो बॉडी हैं, मास m1 और m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। एक्चुअल में ये डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर से। सेंटर से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस r है, दोनों के सेंटर से। तो लॉ क्या कहता है? फोर्स बिटवीन टू सब्सटेंस, हम टर्म देते हैं F फॉर फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मास। यानी मास m1 और m2 का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर हुआ? फोर्स बिटवीन any two substance in the universe is directly proportional to product of their masses या product of two masses and inversely proportional to square of distance between them। कंबाइन अगर करते हैं तो कंबाइन करके ये फर्स्ट सेकंड दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट F इक्वल टू या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म मिलता है, यहाँ पे हमें मिलेगा g, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है रिलेशन, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे g क्या है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी चाहे जितने टर्म्स में हम इसके फॉर्मूले को यूज करें। वेरिएबल क्या है, m1 m2 और r, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। बाकी ये सब वेरी कर सकते हैं, यानी अलग अलग मासेस हम ले सकते हैं। इरेज करते हैं। लॉ क्लियर हुआ? अब इस कैपिटल G के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसकी यूनिट ऑफ G, कैपिटल G। एक तरीका बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा यूनिट कैसे निकालना है। बाकी के फॉर्मूलाज में भी इसका यूज कर लोगे। इस तरीके का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
जी की यूनिट फाइंड करनी है, जी को एक तरफ रखो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो जी हमने इधर लिख लिया, आर स्क्वायर इधर जाएगा तो एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब यहां से यूनिट लिखना स्टार्ट करते हैं। जी की यूनिट अब देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, M1 M2 क्या है मास है, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो जी की यूनिट क्या मिल गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है, याद कर सकते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। न्यूमेरिकल्स में आपको इस वैल्यू को पुट करना होगा। यहां तक क्लियर हुआ है? चलिए ठीक है, इरेज करता हूं। अब इस लॉ को देखें, इस लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं। हमने क्या क्या देखा है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ मून, अराउंड अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये किस वजह से होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करके मून को पुल करता है अपनी तरफ। तो होता क्या है, मून एक फिक्स ऑर्बिट में चारों तरफ रोटेशन करता है, अर्थ के चारों तरफ। सेकंड, इसी तरीके से सारे प्लैनेट क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स अराउंड सन, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। इसके साथ और क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वो भी क्या है ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, जिस वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से बाउंडेड होता है उसके चारों तरफ। चौथा, रिवॉल्यूशन ऑफ मून हो गया, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया, एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ हो गया। अच्छा, जो टाइड्स क्रिएट होती हैं सी में, देखा होगा आपने, जो टाइड क्रिएट होती हैं वो मून और सन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है उस वजह से टाइड्स वहां क्रिएट होती हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर वाटर, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है कैपलर्स लॉ या कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जोहानिस कैपलर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो प्लैनेट्स का मोशन है उसके अकॉर्डिंग 3 लॉ दिए थे। काफ़ी डिस्कशन के बाद, उन्होंने काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद कंक्लूजन देके 3 लॉ उन्होंने बनाए थे। तो वो देख लीजिए। कैपलर्स लॉज ऑफ
प्लैनेटरी मोशन। बेसिकली 3 लॉ हैं, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है? इलिप्स। जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्स शेप में रहती है, ओवल शेप कह सकते हैं। अच्छा, लॉ पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें एक चीज और रह गई है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स 2 फोकाई। एक इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक ये हो गया, एक ये। तो सन क्या हो गया, हमने मान लिया इस फोकस पे है, और प्लैनेट मान लेते हैं हमारा जो अर्थ है वो यहाँ है, ये हमारा सन हो गया। तो प्लैनेट रिवॉल्यूशन करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन क्या है, उस ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे रहता है। ये पहला लॉ था, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड in an elliptical orbit and sun is at one of its foci। फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ इसी में देख लो, फिर से डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सन। ये हमारा प्लैनेट, अर्थ मान लेते हैं। सेकेंड लॉ कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस चीज को देखो, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप्स ओवर का मतलब देख लो, अभी मान लेते हैं ये प्लैनेट अगर यहां था तो ये लाइन ज्वाइन करती है, मान लेते हैं टाइम टी में ये प्लैनेट यहां से यहां तक पहुंच गया, तो कितना एरिया इसने स्वीप किया, ये इतना। यहां से यहां तक जाने में ये पूरी अगर लाइन ज्वाइन करें तो ये कितना एरिया स्वीप कर रहा है, ये पूरा पोर्शन। कितने टाइम में, टाइम टी में। अब इधर अगर देखा जाए प्लैनेट यहां पर है, यहां से यहां तक आने में टाइम टी लग रहा है। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पे जो एरिया है, टाइम टी में दोनों डिस्टेंस ट्रेवल की गई हैं, तो एरिया क्या होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ या केप्लर सेकेंड लॉ, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। ये कहता है केप्लर्स सेकेंड लॉ। क्लियर हुआ? फिर से समझा देते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारे 2 लॉ हो गए। एक जो इसका लास्ट लॉ है वो क्या है, अब देखो, अभी क्या है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार अगर आप ध्यान दो तो चेंज होता रहेगा। यानी ये डिस्टेंस मान लेते हैं जो आर है, वो लगातार इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे आएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो यानी कि आर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये लॉ कहता है द एवरेज डिस्टेंस या द मीन डिस्टेंस जो आर है उसका जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। फिर से समझो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ या अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड
of the planet, square of the time period of the planet. टाइम पीरियड इसलिए कह रहे हैं, टाइम पीरियड क्या है, एक रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम टी लगा उसी को टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। यह है हमारा थर्ड लॉ। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, where r mean distance, और कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर चैप्टर ग्रेविटेशन का। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना, वो क्या है, ग्रेविटेशन, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। फिर उसमें हमने क्या देखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी आया, उसकी वैल्यू, उसकी यूनिट हमने फाइंड की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कैपलर्स प्लैनेटरी मोशन के बारे में, हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ डिस्कस किया। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। फिर इसके आगे मैं सेकंड लेक्चर बनाऊंगा, इसके आगे के टॉपिक्स रहेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।